हेलो एंड नमस्कार। संवाद के इस 5वें एपिसोड में आप सभी लोग का स्वागत है। हाल ही में दिल्ली के एक कोर्ट ने यौन उत्पीड़न के मामले में एक केस दायर किया। इंडिया में खेल शासन विभिन्न कारणों से हमेशा से चर्चा में रहा है, चाहे वो करप्शन का मामला हो, चाहे वो डोपिंग का मामला हो या कोई अन्य मामला हो। इसी मामले के ऊपर चर्चा करने के लिए आज हम लोग भारत में खेल शासन विषय पर चर्चा करेंगे। तो मेरा पहला प्रश्न नीतीश सर से है कि सर, इन चर्चाओं की पृष्ठभूमि क्या है? देखिए सर, खेल जो है हमारे देश में नहीं सिर्फ एक कला है, वो एक भावना है। और इस भावना से जुड़े हुए कुछ मुद्दे सामने आए हैं। जैसे आपने बताया कि दिल्ली में एक न्यायालय ने यौन उत्पीड़न के मामले में एक केस दर्ज करवाया है, वो जो कि कुश्ती महासंघ के जो संचालक हैं उनके ऊपर दर्ज हुआ है। दूसरा सर, भ्रष्टाचार के मुद्दे काफ़ी सामने आए हैं। कॉमनवेल्थ का मुद्दा था 2010 का। उसके बाद सर, जो ओलंपिक महासंघ है उसमें जो सेक्रेटरी जिनको नियुक्त किया गया था उनके ऊपर भी पहले जो है ब्राइब लेने का, घूस लेने का एक मामला दर्ज हुआ था। तो ये सब मुद्दे सामने आते हैं और इस पर सवाल उठता है कि खेल शासन और दूसरा एक खेल प्रबंधन, इन दोनों में क्या समानता है या ये अलग अलग है। जैसे हम बोलते हैं स्पोर्ट्स गवर्नेंस, खेल शासन, हमारे देश में उसको खेल प्रबंधन के तौर पे देखा जाता है कि जो भी खेल से जुड़े हुए मुद्दे हैं वो सिर्फ जो एक प्रणाली बनी हुई है उसी को संचालन के लिए वो सामने आते हैं। और उसमें सबसे बड़ा जो मुख्य कारण है कि हमारे देश में कोई खेल नीति, अभी इस समय कोई खेल नीति नहीं है। जो पहली खेल नीति थी 1984 में आई थी, फिर 2001 में आई थी, लेकिन उसके बाद कोई खेल नीति नहीं है। दूसरा, हमारा कोई ऐसे अधिनियम या कोई ऐसा कानून नहीं है जो खेल को नियंत्रण करता है। और तीसरा जो सबसे बड़ा मुद्दा है, जिसमें मैं थोड़ा सा विस्तार में बताना चाहूँगा, कि हमारे देश में जो खेल को नियंत्रण करने वाली संस्थाएं हैं वो बहुत विभिन्न संस्थाएं हैं। जैसे हमारे एक मंत्रालय है जो युवा मामला और खेल मंत्रालय है, उसी के अंतर्गत जो है भारतीय खेल प्रबंधन समिति है। उसी के साथ साथ खेल को कंट्रोल करने के लिए, नियंत्रण करने के लिए हमारे यहाँ भारतीय ओलंपिक महासंघ है, जिसके अंतर्गत राज्य ओलंपिक महासंघ काम करते हैं। उसी के साथ साथ हमारे यहाँ राष्ट्रीय खेल महासंघ है। यानी कि बहुत सारी संस्थाएं हैं। और जब बहुत सारी संस्थाएं हो जाती हैं तो उसमें पारदर्शिता और उसमें जिम्मेदारी, कि हम जिम्मेदार किसको माने, उसको एक तरीके से नियुक्त करने के लिए, एक तरीके से पता लगाने के लिए कोई जो हम उसको बोले कि एक ठोस स्थान नहीं हमें मिल पा रहा है कि हम यहाँ से एक शुरुआत करें। क्योंकि शासन में 3 चीज़ें बहुत मुख्य होती हैं, जिसमें सबसे मुख्य चीज़ है कि कौन जिम्मेदार है। क्योंकि जब कोई चीज़ सबकी जिम्मेदारी होती है वो किसी की जिम्मेदारी नहीं होती है। तो इसी वजह से जो खेल शासन से जुड़े मुद्दे हैं हमारे देश में काफ़ी जो है गलत कारणों से भी हमें पता लग रहे हैं। जी, इनफैक्ट बहुत सारे ऐसे रीजंस रहे हैं। और इंडिया को अगर हम ऐसे एक खेल के देश के रूप में देखें, एक्सपोर्टिंग नेशन के अगर रूप में देखें, तो स्टिल इंडिया में बहुत पोटेंशियल है, लेकिन इस पोटेंशियल को हम लोग अच्छे से यूटिलाइज़ नहीं कर पा रहे हैं। इसी को थोड़ा और बेसिक में जाते हुए मैं ये पूछना चाहूँगा प्रशांत सर से कि सर, खेल कूद ज़रूरी ही क्यों है? जैसे कि हमारे देश में एक बहुत प्रथा रही है कि पढ़ाई करो आप, जैसे पढ़ोगे लिखोगे बनोगे नवाब, खेलोगे कूदोगे होगे खराब, ऐसे कहावतें भी रही हैं। लेकिन वो शायद एटीट्यूड चेंज हो रहा है। तो खेल कूद की महत्ता पे आप प्रकाश डालिए। सर, खेल कूद किसी भी सभ्य समाज का एक बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा होते हैं। अगर आप व्यक्ति विशेष के स्तर पर देखें तो खेल कूद मानसिक और भौतिक स्वास्थ्य दोनों के लिए बहुत ही आधारभूत होते हैं। इसके अलावा अगर हम देखें तो कभी कभी समाज में, जैसा आपने बताया, कि खेलकूद को एक हॉबी या कहेंगे एक मनोरंजन के लिए देखते हैं। लेकिन आजकल सामाजिक स्तर पर कुछ बदलाव आ रहा है। कुछ लोग खेल को केवल हॉबी या टाइम पास क्रिया ना देखकर उसको अपना करियर ऑप्शन भी देखने लगे हैं।
सामाजिक स्तर पर मेरा मानना है कि खेलकूद किसी भी समाज में सतत विकास के लिए बहुत ही प्रभावकारी है। खेलकूद से ना ही आर्थिक बल्कि सामाजिक स्तर पर भी बहुत फायदे होते हैं। अगर आर्थिक स्थिति पर स्तर पर देखें तो खेलकूद से कई प्रकार के प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार के अवसर पैदा होते हैं। जैसे आजकल कई सारे स्पोर्टिंग लीग का उदय हुआ है, जैसे IPL हो गया, कबड्डी लीग हो गया। इसमें कई खिलाड़ी उनको अवसर मिलता है। उसके साथ साथ कोच हो गए, प्रबंधन में के क्षेत्र में कई लोग कार्य करते हैं। तो ये एक तरीके से प्रत्यक्ष रोजगार हो गया। अप्रत्यक्ष स्तर पर अगर देखें तो कई लोग हमारे देश में लाखों की तादाद में लोग खेल कूद से जुड़े हुए सामान का निर्माण करने में लगे हुए हैं। और आपको जानकर मतलब मुझे जान के बहुत खुशी हुई कि हमारा देश एक बहुत बड़ा निर्यातक है खेल कूद के सामानों का। यूरोपियन देश भी हमारे देश से खेल कूद के सामान का आयात करते हैं। इसके अलावा सामाजिक स्तर पर अगर हम देखें तो खेलकूद से कई प्रकार के अवसर पैदा होते हैं, स्पेशली उन लोगों के लिए जो कि पिछड़े वर्ग से आते हैं। अगर हाल के उदाहरण मैं दूं तो क्रिकेट के क्षेत्र में या कबड्डी लीग अगर आप देखें तो उसमें कई सारे ऐसे खिलाड़ी हैं जो कि मध्यम या निम्न वर्ग से आते हैं और उन्होंने अपनी प्रतिभा को दिखाते हुए उनको ना ही केवल सम्मान मिला बल्कि उससे उनकी आर्थिक व्यवस्था भी सुदृढ़ हुई है। ठीक है। और इसके अलावा अगर हम बात करें तो खेलकूद से एक समाज का जो संगठन है वो भी बहुत मजबूत होता है। जैसे कुछ खेल होते हैं, जैसे क्रिकेट हो गया, फुटबॉल हो गया, वो टीम स्पोर्ट्स इनको बोलते हैं। उसमें क्या है कि लोगों के मध्य में एक कोऑर्डिनेशन होता है और ये जो स्पोर्ट्स है, ये जो स्पोर्ट्स में कोऑर्डिनेशन, उससे एक मानसिक सुदृढ़ता या कहेंगे स्ट्रेंथ पैदा होती है जो कि समाज में एक प्रोडक्टिव जो व्यक्ति है उसके निर्माण में सहायता करती है। जी, इनफैक्ट केवल शारीरिक और मानसिक ही डेवलपमेंट नहीं होता है किसी का खेल कूद से, बल्कि विभिन्न आयामों में इसके प्रभाव पड़ते हैं। इसको काफ़ी अच्छे से बताया आपने। सर, मैं आपके पास वापस आना चाहूँगा। जब हम खेल शासन की बात कर रहे हैं तो बहुत सारी समस्याएं हैं खेल शासन में, लेकिन भारत में जो विभिन्न खेल हैं तो क्या क्या संस्थाएं इसमें कार्यरत हैं और भारत सरकार की क्या भूमिका है इसमें? सर, भारत सरकार का एक मंत्रालय है। पहले उसको एक डिपार्टमेंट, विभाग की तौर पे शुरू किया गया था। उसके बाद उसको मंत्रालय बनाया गया। उस मंत्रालय के अंतर्गत जितनी भी संस्थाएं हैं वो उसके अंतर्गत आती हैं। उसी में भारतीय खेल महासंघ है, स्पोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। वो जितना भी प्रशासनिक कार्य होता है उसके लिए सारी जिम्मेदारी स्पोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, भारतीय खेल महासंघ की होती है। उसके अंदर खेल संस्थान आते हैं। जैसे अगर हम देखें, शूटिंग रेंज आ जाती है, पटियाला की स्पोर्ट्स अथॉरिटी आ जाती है, या आर्चरी के लिए नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में जो है इंस्टीट्यूट होते हैं। तो जितने भी खेल परीक्षण संस्थान हैं वो इस स्पोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के अंदर आते हैं। इसी के साथ साथ हमारे यहाँ जितने भी ओलंपिक से जुड़े हुए खेल हैं उनके लिए एक भारतीय ओलंपिक संघ है। वो हमारे केंद्र जो है लेवल पर है, लेकिन जो खेल है वो हमारे देश में, हमारे संविधान में जो सूचियां हैं, 3 सूचियां, उनमें से राज्य सूची के अंदर आता है। यानी कि हम केंद्र के लिए हमने इसके लिए संस्थाएं बनाई हुई हैं, लेकिन क्योंकि ये राज्य सूची में आता है तो खेल को संगठन, संरक्षण और उसे आगे बढ़ाने के लिए राज्य सरकार का सबसे बड़ा हाथ है। इसी को देखने के लिए 60 भारतीय या राष्ट्रीय खेल महासंघ है, 60 नेशनल स्टेट फेडरेशन, स्पोर्ट्स फेडरेशन बनाई गई हैं, जिसमें अलग अलग खेलों को मैनेज करने के लिए, अलग अलग खेलों को प्रबंधन करने के लिए उनको एक संगठन के तौर पर नियुक्त किया गया है। इसी में लेकिन कभी कभी परेशानियां आ जाती हैं। जैसे मैं हॉकी का उदाहरण लूँगा। हमारे देश में एक भारतीय हॉकी महासंघ है और एक हॉकी इंडिया, भारत हॉकी संघ भी हुआ करता था। तो दोनों के बीच में इसी बात पर मतभेद हुआ कि हॉकी के लिए कौन सा बड़ा या कौन सा मुख्य संगठन है जो पूरे हॉकी को मैनेज करेगा, प्रबंधन करेगा।
और इसी के साथ साथ सर कुछ जो है निजी संस्थाएं भी हैं, जैसे मैं बीसीसीआई का उदाहरण दूंगा। बीसीसीआई एक निजी संस्थान है। बीसीसीआई का भारत सरकार के अंतर्गत कोई नियंत्रण नहीं है, वो अपना निजी कार्य करता है। तो सर बहुत सारे खेल हैं, बहुत सारी संस्थाएं हैं, और इसी में दोबारा मैं ये चीज़ बताना चाहूँगा कि हमारे देश में सर कोई खेल नीति नहीं है। तो जब नीति नहीं है तो उस नीतिगत कार्य करने के लिए हमारे सरकार की, हमारे खिलाड़ियों के और हमारे जो जितने भी अधिकारी हैं और जितने भी कोच हैं और जितने भी संस्थान हैं, उनके हाथ बंधे रहते हैं कि हम किस तरफ, किस दिशा में अपने खेल को आगे बढ़ाएं। और सर ये बहुत इंपॉर्टेंट विषय इसलिए भी हो जाता है, बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि जुलाई से ओलंपिक्स शुरू हो रहे हैं और हमारे देश में पिछली बार जब 2020 में ओलंपिक्स में हम पहले से बेहतर प्रदर्शन किया था लेकिन बहुत बेहतर नहीं कर पाए थे, तो हमने एक शपथ ली थी कि 2024 में और 2028 में भी हम लोग इन ओलंपिक खेलों में भारत को बहुत ही उच्च श्रेणी पर ले जाएंगे। लेकिन फिर भी हमारे पास संहिता है, लेकिन हमारे पास अभी भी एक नीति नहीं है। जी बिल्कुल। तो जो इतनी सारी संस्थाएं हैं और जो भारत सरकार की भूमिका है, जो ये पूरा तंत्र है, ये पूरी प्रणाली है, इसमें ऐसे क्या लूप होल्स हैं जिसकी वजह से भ्रष्टाचार हो के मुद्दे सामने आते हैं, या यौन उत्पीड़न के मुद्दे सामने आते हैं, और या फिर राजनीतिकरण हो रहा है कई बार खेलों का, ऐसे भी मुद्दे सामने आते हैं। तो ऐसे क्या इश्यूज़ हैं इस पूरे सिस्टम में? सर सबसे बड़ा जो कारण है वो है फाइनेंस, पैसा, वित्तीय जो इन्होंने पॉलिसी योजनाएं बनाई हुई है। क्योंकि जब कोई भी संस्थान है, कोई भी खिलाड़ी है, उसे अपना खेल प्रदर्शन को बेहतर करने के लिए, उस संस्थान को बेहतर करने के लिए उन्हें पैसे की ज़रूरत होगी, और वो देती हैं ये महासंघ। और उन महासंघ की जो एग्जीक्यूटिव कमेटी है, जो संचालक कमेटियां होती हैं, उसमें होते हैं चुनाव। और चुनाव में हमारे देश में राजनीतिक पार्टियां जितनी भी हैं, उन पार्टियों का हमेशा से एक जो है बोलबाला रहा है। तो उसी के कारण जितनी भी संचालक कमेटियां हैं, उसमें हम देखते हैं कि जो नेता, मंत्री या राजनेता या उनके संरक्षण में कार्य करने वाले व्यक्ति ही उन पदों को ग्रहण करते हैं, जिसके कारण जो खिलाड़ी जो होते हैं, खिलाड़ी और जो संस्थान है, उनके बीच में एक गैप रहता है। उनके बीच में जो एक कम्युनिकेशन है, जो जितना उनके बीच में बातचीत होनी है, उसमें एक गैप आता है, जिससे खिलाड़ी ये महसूस करते हैं कि जो उनको रिप्रेजेंट कर पाए, जो उनकी तरफ से उनकी बात रख पाए, वहाँ ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है। तो एक पहला ये कारण है। दूसरा कारण सर इसमें ये देखा गया है कि कुछ खेलों को बहुत ज़्यादा लोगों का प्यार, खिलाड़ियों का प्रोत्साहन और उनके परिवार वालों का प्रोत्साहन मिला है, जिसकी वजह से उन खेलों के नियंत्रण पे ज़्यादा ध्यान दिया जाता है। इसमें सर क्रिकेट हमारे देश में सबसे ज़्यादा चहीते खेलों में आता है, इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने एक लोधा कमेटी भी बनाई थी कि खेल को जो है नियंत्रण किस तरीके से करना है, उसके लिए माननीय सर्वोच्च न्यायालय को बीच में आना पड़ा था। तो सर इसका मतलब है कहीं ना कहीं हम एक कमी छोड़ रहे हो। कमी इसीलिए है कि हमारे पास विभिन्न संस्थाएं हैं, और विभिन्न संस्थाओं में से किस संस्था की हम जिम्मेदारी नियुक्त करें, उसकी एक हमें कमी महसूस होती है। इन्हीं सब कारणों की वजह से शायद जो भारत में खेल का उत्थान होना चाहिए था, जिस स्तर पर भारतीय खेलों को होना चाहिए था, उसमें कहीं ना कहीं हम थोड़ा सा पीछे रह गए हैं। खेलों की जो महत्ता है, जो खेलों का हमारे जो डिस्ट्रीब्यूशन है, वो भारतीय संस्कृति पे भी डिपेंड करता है। और भारतीय संस्कृति अगर आप देखेंगे बहुत ज़्यादा वेरीड है, बहुत कश्मीर से कन्याकुमारी तक आपको बहुत सारे संस्कृतियाँ मिलेंगी। तो संस्कृतियों का भारत की जो खेल कूद है, उस पर क्या सकारात्मक और नकारात्मक प्रभाव पड़ता है? बिल्कुल सर, अब आपने सही बोला कि संस्कृति खेल कूद की जो प्रसिद्धि है या खेल कूद की जो विकास है उसको बहुत हद तक प्रभावित करती है। लेकिन ये जो संबंध है वो एक तरफा नहीं है। संस्कृति खेलकूद को प्रभावित करती है और खेलकूद संस्कृति को प्रभावित करते हैं। जैसे उदाहरण के लिए अगर हम दक्षिण भारत की बात करें, केरल क्षेत्र की बात करें, तो वहाँ पे बोटिंग एक बहुत बड़े स्तर पर कल्चर का भाग है।
वहाँ पे हर साल बोटिंग महोत्सव भी मनाया जाता है। और उससे क्या हुआ कि वहाँ पे एक तरीके का एक कल्चर डेवलप हुआ जो बोटिंग को लेके, और उस कल्चर के कारण वहाँ पे जो नया जो टैलेंट आता है वो वहाँ पे पैदा हुआ। इसी प्रकार जो हमारे देश के जो ट्राइबल क्षेत्र हैं वहाँ पे भी जो तीरंदाजी है, ट्राइबल जो कल्चर है उसका, संस्कृति है उसका, तीरंदाजी एक बहुत ही महत्वपूर्ण भाग है। तो बहुत बड़े बड़े तीरंदाज हमारे देश के हुए हैं जो कि ट्राइबल क्षेत्रों से आते हैं। तो इस प्रकार से अगर हम देखें तो दोनों में एक बहुत ही गहरा संबंध है। उत्तर पश्चिमी भारत में आप देखें तो कबड्डी और रेसलिंग का एक कल्चर है, उसके पीछे कहीं ना कहीं एक रेशियल प्रोफाइल जो उस एरिया का है, जो शरीर का जो बिल्ड है, फिजिकल स्ट्रेंथ है, वो भी कहीं ना कहीं उसके पीछे है। लेकिन उस कल्चर के कारण अगर हम देखें तो हमारे देश के बहुत प्रसिद्ध पहलवान जिन्होंने राष्ट्रीय स्तर पर ही नहीं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी हमारे देश को का नाम रोशन किया है, वो उसी क्षेत्र से आते हैं। तो इस प्रकार से कल्चर ने एक बहुत बड़ा बढ़ावा दिया है स्पोर्ट्स को डिफरेंट क्षेत्रों में। जी बिल्कुल। इसी से जुड़ा एक प्रश्न मेरा और भी है आपसे कि क्या भौगोलिक परिस्थितियां भी जो खेल कूद के लिए संसाधन को चाहिए होते हैं उसको प्रभावित करता है? बिल्कुल सर। किसी भी क्षेत्र की जो भौगोलिक स्वरूप है, भौगोलिक स्थिति है, चाहे वो जलवायु हो या भूआकृतिक स्वरूप हो उस क्षेत्र का, वो खेलकूद से जुड़े हुए संसाधनों की उपलब्धता को निर्धारित करता है। जैसे उदाहरण के लिए अगर हम देखें तो जितने भी आइस स्केटिंग से जुड़े हुए स्पोर्ट्स हैं वो या तो उच्च अक्षांशीय क्षेत्रों में होंगे जैसे ध्रुवीय क्षेत्रों में, या फिर हाई एल्टीट्यूड एरियाज में होंगे जो जहाँ पे मतलब हाइट है, जहाँ पे बर्फ का एक आवरण होता है। उसी प्रकार से ऐसी जो सोसाइटीज़ हैं, ऐसे जो क्षेत्र हैं जहाँ पर लोगों का जीवन निर्वाह का जो मुख्य साधन है वो फिशरीज है, मत्स्य पालन है, उन क्षेत्रों में आप देखेंगे कि तैराक ज़्यादा आते हैं उन क्षेत्रों से। जैसे केरल, जो हमारे देश का जो सज्जन कुमार जी हैं जो बहुत ही फेमस तैराक हैं, वो केरला से ही हैं और बाद में हालांकि तमिलनाडु में रहे, ठीक है। तो वहाँ पे भी देखेंगे कि भौगोलिक जो स्थिति है उसने बहुत बड़ा एक रोल प्ले किया है। अगर हम क्लाइमेट का रोल देखें तो अगर आप देखेंगे कि हमारे देश के जैसे जलवायु है तो उष्ण और आर्द्र जलवायु है, मतलब गर्मी भी पड़ेगी और आर्द्रता भी है। ऐसी जलवायु में वह खेल जिनमें बहुत ही इंटेंस ऊर्जा की जरूरत पड़ेगी, जहां पे बहुत ज्यादा स्ट्रेनस कहते हैं ना कि गेम है, उनके विकास में अवरोध पैदा होता है, ठीक है। ऐसे स्पोर्ट्स जैसे फुटबॉल हो गया तो ये ठंडे क्षेत्रों में ज्यादा पॉपुलर हो जाएंगे क्योंकि आर्द्र क्षेत्र में बहुत जल्दी थकावट पैदा हो जाती है ना। तो इस तरीके से अगर हम देखें तो भूगोल का एक बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है किसी भी स्पोर्ट्स के विकास में, उसकी पॉपुलैरिटी में। और जो संसाधनों की उपलब्धता होती है वो भी उसी से कई बार जैसे मैदानी क्षेत्र है तो ऐसा खेल जिसमें एक बहुत ही बड़ी समतल भूमि चाहिए होती है, चाहे वो फुटबॉल हो चाहे वो क्रिकेट हो, ऐसे खेल का जो विकास होगा वो मैदानी क्षेत्रों में ज़्यादा होगा अगर हम कंपेयर करें पठारी या पहाड़ी क्षेत्रों से। तो सर जो इतनी सारी विविधता है खेलों से रिलेटेड, तो भारत सरकार की अभी तक नीति क्या रही है जो खेलों से संबंधित है, और भारत सरकार को करना क्या चाहिए इससे रिलेटेड? देखिए सर, इसमें मैं एक चीज़ पहले जो प्रशांत सर ने बताया उसमें थोड़ा सा और मैं कुछ बताना चाहूँगा कि फुटबॉल का जैसे सर ने उदाहरण लिया तो अभी एक डेटा आया था कि भारत में जो 65% खिलाड़ी हैं, 65% खिलाड़ी हैं, वो सिर्फ 5 राज्यों से आते हैं: मणिपुर, मिजोरम, पश्चिम बंगाल, गोवा, पंजाब। और ये जो राज्य हैं वो भारत की सिर्फ 20% जो जनसंख्या है वो इन राज्यों में रहती है। इसका मतलब खेल जो है वो हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा भूगोल पे और क्षेत्र और राज्यों पे जो है वो डिपेंड करता है। इसी के अंतर्गत भारत सरकार ने सर कुछ नीति बनाई है जिसका है पहला खेलो इंडिया। खेलो इंडिया में राज्य के स्तर पर खेल होते हैं जिनको हम जो है राष्ट्रीय खेल बोलते हैं, नेशनल गेम्स होते हैं। उससे क्या रहता है कि जो जिस राज्य में जिन खेलों का प्रोत्साहन होता है, जिस खेलों को पसंद किया जाता है,
उन राज्य के लोग ना ही सिर्फ उसमें भाग लेते हैं, पर इसी के साथ साथ वो उसको देखने भी आते हैं। वो एक तरीके से हमारे देश में एक तरीके का वो आय का जो है जरिया बनता है। तो वो खेलो इंडिया है। दूसरा फिट इंडिया। फिट इंडिया जो योजना स्टार्ट की है हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने, वो इसीलिए शुरू की है क्योंकि खेल सिर्फ एक कला नहीं है, सिर्फ एक हॉबी नहीं है। उसके फ़ायदे जो प्रशांत सर ने बताया था कि ये पूरा जो है कंप्लीट, जो पूरे तरीके से एक व्यक्ति के विकास में भागीदार रहता है। तीसरा, जैसे मैंने ओलंपिक का जिक्र किया था, तो हमारे देश में हमने टारगेट ओलंपिक पोडियम योजना शुरू की थी, जिसके अंतर्गत हमारा ये जो है सपना है और हम उम्मीद करते हैं इस वर्ष पूरा भी हो कि 50 मेडल हम ओलंपिक्स में, इस साल जो पेरिस में ओलंपिक्स हो रहा है, इस पेरिस ओलंपिक्स में हम जो है 50 मेडल लेके आए। इसी के साथ साथ हमारे यहाँ भारतीय खेल टैलेंट पोर्टल बनाया गया है, जिससे जो जो अच्छे खिलाड़ी हैं, जिनके अंदर कोई भी तरीके का टैलेंट है कि वो भारत को कहीं भी किसी भी स्तर पर भारत की तरफ से अपने आप को रिप्रेजेंट करना चाहते हैं या कर सकते हैं, तो उनको ढूंढ के बेस्ट ट्रेनिंग दी जाएगी, बेस्ट प्रशिक्षण दिया जाएगा। यहाँ पे और बेहतर क्या होना चाहिए कि कुछ जो खेल हैं जिनके लिए हमें बहुत सारे इंफ्रास्ट्रक्चर की रिक्वायरमेंट होती है, हमें बड़े बड़े स्टेडियम मैदानों की ज़रूरत होती है, वो हम बनाएं। जैसे कि हम क्रिकेट तो युवाओं को गली में खेलते हुए देख सकते हैं, लेकिन स्विमिंग करने के लिए उन्हें कोई ना कोई जल प्रवाह वाला क्षेत्र चाहिए। उन्हें अगर हम देखें टेनिस का, किसी को अगर खेल में आगे बढ़ना है, उसको सबसे पहले तो टेनिस का एक कोर्ट चाहिए, टेनिस का रैकेट चाहिए, जो एक महंगे, ये जो हम देखते हैं ज़्यादा विकसित देशों में खेलने जाने वाले खेल हैं। उसी के साथ साथ संस्कृति जो हमारी जुड़ी हुई है इन खेलों से, उन संस्कृति से जुड़े हुए खेलों को हम आगे बढ़ाएं। जैसे स्कीइंग जो खेल रहता है, भारत के बहुत सारे ठंडे क्षेत्रों में विदेश से लोग स्कीइंग करने आते हैं, लेकिन हमारे यहाँ स्कीइंग को लेके इतना ज़्यादा प्रोत्साहन नहीं है। तो उसी चीज़ को हम प्रोत्साहित करें, और उसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत ज़रूरी होता है। इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ साथ स्कूल्स में जो हमारे जो है शैक्षिक संस्थान है, वहाँ पे स्पोर्ट्स को, खेल को हमें प्रोत्साहित करना चाहिए, जो युवाओं को खेलने की जो है उसमें मौका देना चाहिए। क्योंकि हम मानते हैं पढ़ाई बहुत ज़रूरी है, लेकिन खेल भी पढ़ाई का एक हिस्सा है। क्योंकि ये बात बदल चुकी है कि आप खेलोगे तो आप खराब होगे। क्योंकि हमारे देश में बहुत सारे ऐसे हमने खिलाड़ी देखे हैं जिन्होंने भारत का विश्व में नाम रोशन किया है, और वो आर्थिक स्थिति से भी बहुत बेहतर हुए हैं, जो शायद वो अगर सिर्फ पढ़ाई पे ध्यान देते तो उस स्तर पर नहीं पहुंच पाते। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो हमें ध्यान दें। मेरा भी मानना है कि खेल शासन की हम बात कर रहे हैं या खेल कूद के विकास की बात कर रहे हैं, तो एक सकारात्मक दिशा में चेंजेस हुए हैं और एक पॉजिटिव डायरेक्शन में हम सभी लोग जा रहे हैं। सर, हमने काफ़ी चीज़ें डिस्कस की, हमने काफ़ी विभिन्न पहलुओं पर विचार भी किया। तो मैं ये जानना चाहूँगा कि जो बहुत सारे यूपीएससी के जो विद्यार्थी हैं जो परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, तो इस विषय पर वो क्या क्या तैयार कर सकते हैं अपने परीक्षा के दृष्टिकोण से? इसमें सर एक तो चीज़ मैं बताऊंगा कि जो लिंग भेद है, जेंडर बायस जो है, उसके लिए, क्योंकि हमारे जो सामान्य अध्ययन पेपर 1 है उसमें समाज के विषय से सवाल पूछे जाते हैं, तो उसके लिए हमें पढ़ना चाहिए। क्योंकि जो इंटरनेशनल, जो अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक संघ है, उसमें सिर्फ 1/3 महिलाएं हैं। और हिंदुस्तान में हमारे लिए एक बहुत ही ज़्यादा गर्व का एक विषय था कि पीटी उषा, जो एक बहुत ही अच्छी खिलाड़ी है, वो पहली बार भारतीय ओलंपिक संघ की वो सचिव बनी, वो प्रेसिडेंट बनी, वो उन्होंने उसको जो है बागडोर संभाली। लेकिन ये 1927 के बाद अब पहली बार हुआ है, यानी कि करीबन 100 साल में हमें पहली बार कोई एक महिला प्रेसिडेंट मिली है ओलंपिक महासंघ में। और अगर हम देखें खेल की दृष्टि में, बहुत सारे जो लिंग भेद के कारण बहुत सारे लोग जो बहुत अच्छे हैं
वो आगे नहीं आ पाते। सानिया मिर्ज़ा एक टेनिस के खिलाड़ी हैं जिनके खिलाफ फतवा भी जारी हुआ था, क्योंकि जिस तरीके की वेशभूषा उन खेल को खेलने के वक्त पहनी जाती है, तो वो कुछ संस्कृतियाँ उसको जो है उस चीज़ को ठीक नहीं मानती है। तो इसीलिए जो है समाज से रिलेटेड जो विषय है उसके लिए क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट हो जाता है। दूसरा, क्योंकि जो अभी हमने देखा यौन शोषण का मुद्दा है और हमारे देश में यौन शोषण निषेध अधिनियम है, तो उसके अंतर्गत सामान्य अध्ययन पेपर 2 में भी जो है ये बहुत इम्पोर्टेंट, बहुत जो है महत्वपूर्ण हो जाता है। तीसरा कि पुरस्कारों से जुड़े हुए कुछ सवाल यूपीएससी ने प्रीलिम्स में पूछे हैं, वो पता जो है विद्यार्थी को पढ़ना चाहिए। एथिक्स के विषय के लिए भी क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो उसके बारे में भी जो है ये खेल जो है बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। जी प्रशांत सर, जैसा सर ने बताया कि खेल कूद महिला सशक्तिकरण के लिए एक बहुत प्रभावी रोल प्ले कर सकता है, तो जैसा मैं भी बता रहा था कि सतत विकास, जब आप सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात करेंगे तो वहाँ पे स्पोर्ट्स का एक पॉइंट जोड़ा जा सकता है यूपीएससी एस्पिरेंट्स द्वारा मुख्य परीक्षा में। जैसा हमारे देश में जैसे बात की जाती है डेमोग्राफिक डिविडेंड की, हमारे देश में जो युवाओं का जो शेयर है जनसंख्या में वो काफ़ी अच्छा है और इसका हम आर्थिक विकास में काफ़ी प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन डेमोग्राफिक डिविडेंड को तभी हम प्रयोग में ला सकते हैं जब हम स्वास्थ्य को बढ़ावा दें, और स्वास्थ्य के बढ़ावा देने के लिए हमें खेलकूद को बढ़ावा देना बहुत ज़रूरी है। तो जब डेमोग्राफिक डिविडेंड से जुड़ा हुआ कोई भी सवाल आएगा, वहाँ पे भी हम खेलकूद के विकास, खेलकूद में युवाओं की भागीदारी, इसके बारे में बात कर सकते हैं। जी, इनफैक्ट नेशनल यूनिटी के लिए भी खेलकूद के ऊपर कोई क्वेश्चन या इसमें एटलीस्ट पॉइंट हम ऐड कर सकते हैं। करेक्ट सर, नेशनल इंटीग्रेशन में भी बहुत बड़ा रोल प्ले कर सकता है। डोपिंग का इशू है, तो डोपिंग में बहुत सारे केमिकल्स जो वर्जित हैं, वो भी एक क्षेत्र है जहाँ वो से भी सवाल एक क्षेत्र है, उसमें सवाल आ सकते हैं। तो ये बहुत ही वृहद टॉपिक है जहाँ पे मल्टीपल हैं, इसमें आयाम हैं जहाँ से क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। खासकर निबंध में खेल कूद से, जैसे आपने जो लाइन बोली कि खेलोगे कूदोगे तो बिगड़ जाओगे और पढ़ोगे लिखोगे तो बनोगे नवाब, मतलब नहीं था मेरा ऐसा। हाँ, मतलब नहीं है। इस तरीके की लाइनों पे स्टूडेंट से उनके विचार व्यक्त करने के लिए बोला जा सकता है कि क्या आप सहमत हैं या नहीं सहमत हैं, इस तरीके का इससे भी आ सकता है। सर ने निबंध की बातें बताया तो मैं थोड़ा सा बच्चों को फैक्ट भी एक बता देता हूँ। जैसे हमारे देश में 60 जो है राष्ट्रीय खेल महासंघ हैं, 60 हैं, लेकिन उनमें से सिर्फ 3 महासंघ में महिला जो है प्रेसिडेंट है। उसमें भी महत्वपूर्ण जो खेल लोगों को लगते हैं उसमें नहीं है। रोइंग एक खेल है। दूसरा स्पेशल ओलंपिक्स जो होते हैं, जो है पैरा ओलंपिक्स में भारत की तरफ से जाते हैं। और तीसरा टेबल टेनिस। ये सिर्फ 3 खेलों में महिला प्रेसिडेंट है, बाकी सब खेलों में पुरुष ही आगे हैं। तो दर्शकों, ये था हमारा आज का संवाद का एपिसोड, और मुझे उम्मीद है कि ये एपिसोड आप लोग को इस विषय को बिल्कुल गहराई से जानने में मदद करेगा। इसके अलावा भी अगर आपके कोई सुझाव हैं, किसी पर्टिकुलर विषय पर आप चाहते हैं कि हम एपिसोड बनाएं, तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर इस चीज़ को आप लिखिए। हम ज़रूर उसको पढ़ेंगे और ज़रूर उस पर कार्य करेंगे। जय हिंद, नमस्कार।